बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी का चैप्टर नंबर 1 का आर्टिकल पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स निकाल देते हैं। हमने देखा था कि आइसोटोप क्या होता था। आइसोटोप्स देखा था हमने देखा था जिसमें हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज होते थे। फिर हमने देखा था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास होते थे, जिसमें हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल देखी थी, जिसमें हमारे पास तीन उसके आइसोटोप पाए जाते थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसमें हमने देखा था, इसकी परसेंटेज देखी थी कि ये कितनी इसके परसेंट है, जिसने हमने रिलेशन देखा था, जिसे हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कहते हैं, ऑफ आइसोटोप्स। यानी कि इसमें हमने देखना होता था कि अगर हमारे पास सैंपल दिया गया है तो उसमें आइसोटोप्स की कितनी परसेंट है। ये हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप थी। ये जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स है, ये हमें एक जो टेक्निक है जिसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, वो हम जिसके जरिए फाइंड करते हैं उसे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। आज हम देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है और ये किस तरह वर्क करता है, और उससे हम किस तरह वर्किंग करके जो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप जो है वो हम फाइंड करते हैं, या किस तरह आइसोटोप के जो है परसेंटेज को फाइंड किया जाता है। तो शुरू करते हैं कि हमारे पास आइसोटोप्स आ गया। इसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम आ गई। ये हमारे पास आयनाइजेशन चैम्बर है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हम इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसके बाद ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये हमारे पास आयनाइजेशन चैम्बर है। सबसे पहले जब हम एलिमेंट्स को, कोई भी एलिमेंट्स है, जब हमने उसको करना है, जब भी हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमने कोई भी एलिमेंट लेने हैं तो हमारे पास इस फॉर्म में भी है, उसको हमने पहले आयनाइज वोलेटाइज करना होता है, वेपोराइज करना होता है। हमने उसको वेपोराइज कर लेंगे। अब वेपोराइज क्यों करना होता है? ताकि हमारे पास जो है, जो सैंपल है वो फ्रीक्वेंटली यानी इजीली मूव कर सके, चैम्बर में इजीली मूव कर सके। अगर वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा तो हम उसको उस तरीके से मूव नहीं करवा सकते जिस तरह के हम किसी वेपन जो हमारे पास होगा चीज उसको तरह उसको जो है वो पास करवा सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले से वेपोराइज करेंगे। वेपोराइज करने के बाद उसको हम आयनाइज करेंगे। आयनाइज हमें पता है, इसमें हम देखना चाहें कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता था तो उसका इलेक्ट्रॉन, जब हम उसको बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए आयनाइज कैसे करते हैं, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब उसके ऊपर टकराए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एटम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, वो आयन बन जाता था। हमें पता चल गया कि हम वेपोराइज किस तरह करते हैं। वेपोराइज करने के बाद आयनाइज करते हैं, और आयनाइज कैसे किया जाता है, जब हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब उसके ऊपर कराते हैं तो उससे क्या होता है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसकी वजह से आयन बन जाते हैं। अब हम आयन क्यों बनाते हैं? हम आयन इसलिए बनाते हैं उसको ताकि जो हम सब में, क्योंकि आइसोटोप्स हमें पता है कि कहते हैं उस चीज़ को है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मकदार सेम होती है। इलेक्ट्रॉन, अब फर्क किसमें होता है? फर्क हमारे पास न्यूट्रॉन में होता है। इसलिए हम जो इलेक्ट्रॉन है उसको मूव करवा देते हैं और हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन रह जाता है। जब प्रोटॉन रह जाएगा तो उसको हमारे पास उसके रिलेटिव अबंडेंस निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगी। जैसे ही हम उसको इसमें से गुजारेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो वो उसको क्या है कि अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक है और उसके पास एक आयरन का पीस पड़ा हुआ है, तो जितना उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो उतनी जल्दी उसको अपनी तरफ खींच लेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मोर इसलिए इस्तेमाल की जाती है, जब कोई आयन आएगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। जब तेजी से अपनी तरफ खींचेगा तो उसको बाद में किसमें गुजार दिया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड में गुजार दिया जाता है। उसको बाद में किसमें गुजार दिया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही वो करता है तो उसे मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है। जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड देने की वजह से वो क्या होता है, उसको एक कर्व बना तैयार कर जाते हैं। जिस यानी दूसरा स्टेप हमने क्या, आप देख लेते हैं। दूसरा स्टेप हमने आयनाइजेशन की, उसकी आयनाइजेशन करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट हम इस तरह करते हैं, वो हमने अभी देखा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जब आयन को पास करवाते हैं तो वो एक्सेलरेट हो जाते हैं।
जैसे ही वो एक्सेलरेट होते हैं तो वो तेजी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है मूव करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या कहती है, उसे कर्व देती है, कर्व पाथ देती है, कर्व पाथ देती है। और कर्व पाथ कैसे मिलता है उनको, हम कर्व पाथ जो है हमारे पास एक रिलेशन है जो दिया गया है मास और इलेक्ट्रॉन रेशियो, इसके जरिए जो है उसको कर्व मिलती है। ये क्या है, मास, ये हमारे पास चार्ज और मास है, और जबकि ये हमारे पास चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हमारे पास उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो है। अब दूसरा हमारे पास यहाँ h वैल्यू दी है, h का स्क्वायर r का स्क्वायर ओवर 2e, ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और r इज द रेडियस। अब देखते हैं कि जैसे जितना उसका हमारे पास मास होगा, जितना उसका मास होगा, जितना लाइट वजन होगा, जिसकी जितनी मकदार कम होगी, जिसकी मकदार कम होगी वो उतनी कम कर देगी, जिसकी मकदार जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा मकदार में पाया जाएगा, जितनी ज्यादा परसेंट होगी वो ज्यादा उसे कर देगी, जिसकी लाइट होगी वो कम कर देगी। इसमें क्या होगा कि वो हमारे पास ये इसमें आगे गिरना शुरू हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, आयन कलेक्टर, यानी वो आयन पर कलेक्टर पर गिरना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो आयन कलेक्टर पर गिरेंगे, किस बेस पर गिरेंगे, इस बेस पर गिरेंगे, जितनी उसकी लेंथ होगी उसके जरिए हम उसको जो है वो उससे पर जो है वो पास करेंगे। अब हम दोबारा मैं रिव्यू करता हूँ कि हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर हमने देखा क्या है। मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास वो मशीन है जिसके जरिए हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप जो है फाइंड करते हैं कि कितनी है। इससे ये हमने इसमें 4-5 प्रोसेस देखे। सबसे पहले हम वेपराइज करते हैं ताकि वो इजीली मूव कर सके। उसके बाद हम आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज इसलिए करते हैं ताकि उससे इलेक्ट्रॉन मूव करवा देते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मूव करवा देते हैं तो उसमें प्रोटॉन रह जाते हैं, यानी उसमें न्यूट्रॉन रह जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर देते हैं। और जब उसको आयोनाइज कर दिया जाता है तो फिर तेजी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो तेजी से उसकी तरफ मूव करेंगे। जब तेजी से उसकी तरफ मूव करेंगे तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे। जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उसको भेजेंगे तो वो क्या होगा, उसको मूवमेंट कर्व मिलेगी। जैसे ही उसको मूवमेंट कर्व मिलेगी तो वो क्या होगा कि जो लाइट मास होगा वो कम कर्व देगा, जो ज़्यादा मास का होगा वो उससे ज़्यादा कर्व देगा, जो सबसे ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा कर्व देगा। और उसके बाद ये आयन कलेक्टर की तरफ जाते हैं, यहाँ जो है उसकी आयनाइजेशन हो जाती है, और आयनाइजेशन होने के बाद उसका एक ग्राफ बनता है ये इस तरह। अगर हम इसको y एक्सिस कह लें और इसको x एक्सिस कह लें, जितनी उसकी मकदार होगी उतनी उसकी कर्व बनती जाएगी, जितनी किसी चीज की मकदार होगी। अब हमारे पास ये हमारे पास अपने जो फर्स्ट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये सेकंड आइसोटोप और ये हमारे पास थर्ड आइसोटोप, ये हमें दिया गया है। इसके जरिए हम रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं और 2-4 तकनीक सॉल्व दी गई हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि थर्मल डिफ्यूजन आ जाती है, डिस्टिलेशन आ जाती है। इसके जरिए भी हम जो है मास डिस्टिलेशन आ जाती है, उसके जरिए भी हम जो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।